Okay, now let's talk about the heat flow through a sphere with uniform heat generation. तो हीट जनरेशन वाला केस भी हमने सिलेंडर के लिए किया था, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डायग्राम बना दो। एक स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, सॉलिड स्फीयर है ये जिसका रेडियस आर है, और कंडक्टिविटी लेट से के, उसके अंदर ये इंटरनल हीट जनरेशन क्यू जी हो रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि हीट जनरेशन जब इसमें हो रहा है अंदर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो स्फीयर का टेम्परेचर हाई होगा, है ना। और जैसा कि फाइंड किया था किसमें, सिलेंडर में, उसके सेंटर पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिला था और वॉल पर मिनिमम टेम्परेचर मिला था। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अंदर टेम्परेचर हाई होगा, बाहर टेम्परेचर लो होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कुछ TW है, और बाहर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर TO है, और उसका जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो HO है। तो हीट ट्रांसफ़र होगा रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में, है ना। इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा लाइक दिस, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ एक चीज़ समझने वाला पॉइंट है कि जो भी हीट इसमें जनरेट करेगा थ्रू आउट दी वॉल्यूम, वो ही कंडक्शन के थ्रू यहाँ सरफेस पे पहुँचेगा, है ना। चारों तरफ से कंडक्शन के थ्रू सरफेस पे पहुँचेगा। तो जो जनरेट होगा वही सरफेस पे पहुँचेगा, और जो सरफेस पे पहुँचेगा वही आगे कन्वेक्शन के थ्रू जाएगा। तो जो टोटल जनरेट होगा वही टोटल कंडक्ट होगा, और वही टोटल कन्वेक्ट होगा बाहर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन स्टेडी स्टेट में ऐसा होगा। तो इसके लिए भी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहले हम टेम्परेचर प्रोफाइल की बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर प्रोफाइल, फिर इसमें हीट फ्लो की बात करेंगे। तो टेम्परेचर प्रोफाइल के लिए फ्रॉम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो हमने जनरल इक्वेशन जो इसका डराइव किया था वहाँ से इक्वेशन को उठा के लाएंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ हीट फ्लो फॉर स्फीयर हमारा क्या था, उसमें से सिर्फ वन डायमेंशनल रेडियल dt/dr प्लस QG हीट जनरेशन के साथ इक्वल टू 0, ये बनेगा कि नहीं, है ना। तो ये इक्वेशन हम उठा के लाएंगे। ये अपना पुराना पैटर्न, आप इसके बाद में अजम्पशन लिख देना, मैं इसको खिसका सकता हूँ तो मैं नीचे कर दे रहा हूँ। पहले अजम्पशन लिख देते हैं, अजम्पशन लिखते थे हम लोग हर बार, सॉरी फॉर दैट। अजम्पशंस लिख दो ज़रा। अजम्पशन हमारा पहला होगा यहाँ वन डायमेंशनल रेडियल स्टेडी स्टेट हीट फ्लो। ठीक है, दूसरा होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल, so that K will be constant actually. तीसरा यूनिफॉर्म हीट जनरेशन QG with यूनिफॉर्म हीट जनरेशन QG वाट पर मीटर क्यूब। तो इन एजम्पशन के साथ यही इक्वेशन मैच करता था हमारा, तो इस इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन को जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान देने वाली बात है, इसमें मैथमेटिक्स अच्छा खासा है।
तो जिस तरीके से स्टेप्स मैं ले रहा हूँ उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ये डी बाई डी आर है ना, उसकी हेल्प से इस अंदर वाले दो टर्म को a इंटू बी करके इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो 1/r² तो बाहर पहले से ही है, अंदर आएगा r² का पहले करें तो 2r हो जाएगा, dt बाई डी आर को ऐसे ही रखते हैं, प्लस फिर r² को ऐसे ही रखते हैं, dt बाई डी आर का हो जाएगा d2t ओवर डी आर स्क्वायर, बन जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज, प्लस QG बाई के, नेक्स्ट टर्म में अपना इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट लाइन, ये r² जो है इसको इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहला टर्म बचेगा 2/r, क्योंकि एक r ऊपर पहले से है, dt बाई डी आर, प्लस r² से r² चला जाएगा तो d2t ओवर डी आर स्क्वायर बचेगा टर्म, बाहर है अपना QG बाई के, ये आ गया। अब ये हायर ऑर्डर वाला टर्म पहले स्टेप पे लिख देते हैं, तो अपना इक्वेशन कुछ अच्छी लगने लगेगी, d2t ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2/r इंटू dt बाई डी आर, dt बाई डी आर प्लस QG बाई के इक्वल्स टू 0, इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये 2/r है, ये r को इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दें, या पूरे में r से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस पूरे इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पूरी इक्वेशन में r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा r इंटू d2t ओवर डी आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dt बाई डी आर प्लस QG बाई के इंटू आर इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगी। अब इसमें जो सेकंड वाला टर्म है उसको दो पार्ट में तोड़ दो, एक dt बाई डी आर यहाँ लिख दो, फिर एक और dt बाई डी आर लिख दो, क्योंकि अपना 2 dt बाई डी आर है ना, तो dt बाई डी आर प्लस dt बाई डी आर लिख सकते हैं, ये आ गया अपॉन के इक्वल्स टू 0। इसमें देखो ये जो टर्म है, इन दो टर्म को हम किसी एक टर्म का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखा जा सकता है डी बाई डी आर ऑफ r इंटू डी टी बाई डी आर, लिख सकते हैं कि नहीं? एक बार r का करेंगे तो डी टी बाई डी आर बचेगा, फिर डी टी बाई डी आर का करेंगे तो r इंटू डी टू टी ओवर डी आर स्क्वायर बचेगा, ये लिखा जा सकता है, प्लस ये आ गया डी टी बाई डी आर प्लस क्यू जी इंटू आर बाई के इक्वल्स टू 0, बनी यहाँ तक कहानी। ठीक है, इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इधर इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रेट और इधर इंटीग्रेट। तो पहला इंटीग्रेशन करेंगे तो ये डी वाई डी आर हट जाएगा, तो ये बचेगा r डी टी वाई डी आर प्लस ये t बचेगा प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाई के बचेगा इक्वल्स टू C1, ये इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, या नेक्स्ट इक्वेशन को 2 बोल देंगे, ये C1 के फॉर्म में हमारा बन गया। अब इसको मैं एक और बार इंटीग्रेट कर देता हूँ, या एक सेकेंड, इन दो टर्म को देखो, ये दो टर्म, फिर से इनमें जुगाड़ डिफरेंशिएशन का लगाया जा सकता है। देखो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी आर ऑफ r इंटू टी, लिखा जा सकता है कि नहीं? बोलो, r इंटू टी, एक बार r का करेंगे तो t बचेगा, यहाँ रह गया, फिर r को ऐसे ही रखेंगे, t का हो जाएगा डी टी बाई डी आर, तो ये डी बाई डी आर ऑफ r इंटू टी बन जाएगा। क्लियर हुई बात? इसमें अब हम क्या करें,
इसमें हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे और यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इसलिए ये डी वाई डी आर चला जाएगा तो टी इंटू आर बचेगा, क्यू जी आर क्यूब बाई 3k बचेगा, ये सुनो 3k, और साथ में आ जाएगा C1 इंटू आर प्लस C2, C1 इंटू आर प्लस C2। देख लो अब तक सब सही चल रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं है कहीं भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर किया था तो बाई 2 नहीं किया, आर स्क्वायर बाई 2। फिर ये 2 एक रहेगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 3, यहाँ 6 आएगा फिर। अभी ठीक है, क्यू जी आर क्यू बाई 6k, हाँ अभी ठीक है। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो यार इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो 3। अब ये 3 इक्वेशन में अपने को C1 C2 पता करना रहेगा। कैसे पता करेंगे? बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे नाउ एट R इक्वल टू 0 C2 आ जाएगा यहाँ से 0, एक वैल्यू अपनी आ गई। जैसे इस इक्वेशन में आप R इक्वल टू 0 पुट कर दो तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0, सब 0 हो गया, C2 क्या आ गया 0, सीधा सीधा सेंटर पे, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एट R इक्वल टू कैपिटल R, तब हमारा बनेगा टेम्परेचर इक्वल टू TW, टेम्परेचर ऑफ वॉल। तो यहाँ से इक्वेशन में पुट करो तो R इंटू TW, इक्वेशन 3 से R इंटू TW क्यू जी, ये आ जाएगा कैपिटल R क्यू डिवाइडेड बाई 6k इक्वल टू C1 इंटू आर, और C2 तो 0 हो चुका है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से C1 की वैल्यू निकल आएगी क्या? तो इसलिए मेरा C1 का वैल्यू आ जाएगा TW प्लस क्यू जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6k, ये आ गया मेरा C1 का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी, तो C1 C2 दोनों आ गए तो हम इक्वेशन 3 में दोनों का वैल्यू पुट कर दें। तो इक्वेशन 3 बनेगा T इंटू आर प्लस क्यू जी डिवाइडेड बाई के इंटू आर क्यूब बाई 6 इक्वल टू TW प्लस क्यू जी आर स्क्वायर बाई 6k इंटू आर। ये सुनो, तो खोल दो ब्रैकेट को, तो TW इंटू आर क्यू जी आर स्क्वायर आर बाई 6k, ये बन जाएगा। करेक्ट, यहाँ तक ठीक। और इसी को लिख सकते हो T इंटू आर एक तरफ कर लो, राइट साइड में TW इंटू आर प्लस क्यू जी बाई 6k ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर क्यूब। ये सुनो, यस यही बचेगा। अब पूरे में आर से डिवाइड कर दो, स्मॉल आर से, तो ये आ जाएगा TW, क्यू जी बाई 6 के बाहर है, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर। इतना सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में ये चेंज हो गया, इतना सिंपल कि साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कैसा है, पैराबोलिक। ये सुनो, तो पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल आ गया, पैराबोलिक टेम्परेचर प्रोफाइल। चमक रहा है? चमक रहा होगा। तो देखो यहाँ पर ऐसे तो दिख ही जा रहा है, अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर रख दो मतलब सरफेस पे, तो ये टर्म 0 होगा, तो सरफेस पे टेम्परेचर T इक्वल टू TW होना भी चाहिए, वही हमने फिगर में माना हुआ था
कि भाई हमारा ये R इक्वल टू आर पर टेम्परेचर है TW। क्लियर? तो हमारा इक्वेशन से मिल भी रहा है। अगर यहाँ R को 0 कर दिया जाए तो क्या हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा कि नहीं? हमने कहा था कि सेंटर पर टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ दिख भी रहा है इक्वेशन से, इसको 0 कर दो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, हेंस एट R इक्वल टू 0 टेम्परेचर विल बी T मैक्स और वैल्यू आ जाएगी TW प्लस QG बाई 6K इंटू R स्क्वायर। क्या सुनो? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ T मैक्स इन केस ऑफ स्फीयर। स्फीयर के केस में ये मेरा T मैक्स बनेगा। एंड एट R इक्वल टू R T मिनिमम बनेगा। तो T मिनिमम बन जाएगा TW। ये मेरा T मिनिमम हो गया स्फीयर के केस में। सिलेंडर के लिए भी याद किए थे, पता किए थे। ठीक है, तो क्या दोनों का डिफरेंस जैसे वहाँ पता किया था वो भी लिख सकते हैं? तो सो द डिफरेंस T max माइनस T min, दिस विल बी इक्वल टू QG R स्क्वायर बाई 6K। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा R स्क्वायर के। यस सुनो, QG और K हमारे अगर गिवन हो तो फॉर गिवन QG एंड K ये डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम माइनस मिनिमम R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। वहाँ भी इस तरीके का कुछ सिलेंडर के केस में फाइंड किया था। ये सुनो, तो फाइनली हमारा जो टेम्परेचर प्रोफाइल का इक्वेशन है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं? फाइनली टेम्परेचर प्रोफाइल का जो इक्वेशन है उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, T माइनस टी मिनिमम अपॉन T मैक्सिमम माइनस T मिनिमम। तो ये जो है वैल्यू दोनों आप निकाल सकते हो इक्वेशन से। तो जब डिवाइड करोगे तो रेशियो ये बचेगा, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये आएगा 1 माइनस R बाई R का होल स्क्वायर। चमका? तो इस फॉर्मेट में भी इक्वेशन याद रख सकते हो। ये आ गई डायमेंशन लेस फॉर्म। तो क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस फॉर्म। तो डायमेंशन लेस फॉर्म में भी इक्वेशन मिल गई। सिलेंडर के लिए भी पता की थी। तो यहाँ मैथमेटिक्स अच्छा खासा लग रहा है, मैथमेटिक्स अच्छा खासा लग रहा है जैसे सिलेंडर में लगाया था। यहाँ देखो, अगर आप स्टेप्स में यहाँ पे गड़बड़ करेंगे तो फिर नहीं मिलेगा आंसर। बहुत होशियारी से चलना है। एक्चुअली इस केस में है क्या कि आर के टर्म को यहाँ पे देखो लास्ट में मल्टीप्लाई में लेके आए हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई। तो आप R इक्वल टू 0 पर C2 0 कर पा रहे हो। लेकिन आपने अगर ऐसे सॉल्व कर दिया कैसे ही कि ये कहीं डिवाइड में अगर चला गया R, तो R इक्वल टू 0 पुट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी, है ना, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से सॉल्व करके लाना है जुगाड़ करके, तो ये मल्टीप्लाई में रहे यार, डिवाइड में नहीं जाना चाहिए यार। ओके, आर यहाँ डिवाइड में नहीं जाना चाहिए लास्ट इक्वेशन में। ओके, चलो, तो दिस वाज द इक्वेशन। तो यहाँ अगर आप टेम्परेचर प्रोफाइल बनाएं तो कैसे बनेगा? टेम्परेचर को वेरी कराएं तो कैसे होगा? इधर रेडियस है, इधर ये टेम्परेचर है। तो यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक ये जो
लाइन है, वर्टिकल बन गई ना, हाँ, और फिर ये लाइन है। तो देखो सेंटर पर, सेंटर पर टी मैक्स मिला अपने को, और यहाँ पे ये मिनिमम मिला। तो सेंटर पर यहाँ मैक्सिमम होगा और यहाँ मिनिमम होगा, और आएगा कैसे, पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व आएगा, ठीक है। तो ऐसे लेके आएंगे पैराबोलिक, ठीक है। उसके बाद बाहर जो होता है कन्वेक्शन वाला, वो तो अपने को पता ही है, वो भी इस तरह वेरी करता है, ठीक है। तो ये कर्व जो है यहाँ ये टी मैक्स के बराबर होगा, और यहाँ ये टी मिनिमम के बराबर होगा, और यहाँ पर ये टी आउटर के बराबर होगा। टी मिनिमम मतलब टी डब्ल्यू, ठीक है, टी मिनिमम और टी डब्ल्यू ये तो बराबर है। तो ये कर्व जो है आपका पैराबोलिक है, पैराबोलिक। बहुत सिंपल फॉर्मेट में इक्वेशन अपनी चेंज होके आई है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी बना दो, ग्राफ बना दो। तो मतलब स्फीयर में जब हीट जनरेट कर रहा होगा तो यहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम यहीं बना देते टेम्परेचर एक्सेस तो इस तरीके से दिखाई देता, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम। तो ये ग्राफ भी बना दो और कहानी को कर दो क्लोज। ओके, डन। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक।